वेलकम टू हिस्ट्री बाय जीनियस। आज हम बात करेंगे मार्क्सवादी इतिहास लेखन के ऊपर, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी और भारत में इस परंपरा का आरंभ जो है वो देश की स्वतंत्रता के बाद यानी कि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में होता है। अब पहले हम बात करेंगे कि मार्क्सवादी इतिहास लेखन क्या है। इस परंपरा के विद्वान जो हैं वो प्रभावित हुए मार्क्सवादी विचारधारा से। मार्क्सवादी विचारधारा क्या है कि वो हर चीज को भौतिकवाद के आधार पर देखते हैं, तो इन्होंने भी इस ऐतिहासिक सच्चाइयों को जानने के लिए भौतिक व्याख्या जो है इसे अपनाया। अब ऐसा नहीं है कि इस विचारधारा के जितने भी विद्वान थे वो सारे ही के सारे राजनीतिक तौर पर मार्क्सवाद परंपरा से ही प्रेरित रहे या मार्क्सवादी थे, साम्यवादी या जैसे भी हम कह सकें, बल्कि इन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं को जानने के लिए, इन्हें समझने के लिए अपना ध्यान जो है, अपनी तवज्जो जो है वो राजनीतिक और जो शासक वर्ग या शासक वंश जो हुए उनसे ध्यान हटाकर इन्होंने इन घटनाओं को जानने के लिए सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विषयों को अपनाना शुरू किया। सबसे पहले बात हम करते हैं कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स दरअसल एक नास्तिक था, जर्मन का ये एक समाजवादी नेता था जिसने कि ये अपने नया विचार जो है वो पेश किया समाजवाद का, सोशलिज्म का। वो धर्म का विरोधी था और धर्म को वो एक अफीम की भांति मानता था, और उसके जो विचारक हैं वो भी मानते हैं कि वो एक मुक्तिदाता था, धर्म की अफीम से लोगों को मुक्ति दिलाने वाला। वो मानता था कि मानव जाति की जितनी भी समस्याएं हैं इन सब का मूल कारण जो है वो भौतिकवाद है। उन्होंने धर्म के बारे में भी अपने विचार जो हैं वो लिखे हैं। वो कहते हैं कि ये काल्पनिक फूल है धर्म जो है, जो कि इंसान को जंजीरों से बांधता है, और इंसान को चाहिए, मनुष्य को चाहिए कि वो इन जंजीरों को और इन फूलों को उखाड़ फेंके। दूसरे उनका मानना है कि हिस्ट्री ऑफ रिलीजन या कि धर्म का इतिहास जो है वो दरअसल विज्ञान विरोधी जो हिस्ट्री ऑफ रिलीजन इज द हिस्ट्री ऑफ फाइट अगेंस्ट द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक थॉट, यानी कि यह विज्ञान विरोधी है और वैज्ञानिक विकास के रास्ते में रुकावट है। और इसलिए वो कहते हैं कि धर्म का इतिहास जो है वो दरअसल इस विकास के रास्ते में जो भी रुकावट बनता है उसके खिलाफ संघर्ष है, संघर्ष का इतिहास है। बाद हम भारत के जितने भी मार्क्सवादी विचारक हुए उनकी करेंगे, और इनमें सबसे पहला नाम आता है डीडी कोसांबी का। इन्हें फादर ऑफ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी इन इंडिया, भारत में मार्क्सवादी इतिहास लेखन का पिता माना जाता है। मूल रूप से गणितज्ञ थे, संस्कृत साहित्य का भी इन्हें काफी ज्ञान था, संस्कृत भाषा का ज्ञान था, और इसी वजह से इनकी दिलचस्पी जो है वो इतिहास की ओर भी हुई। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि डॉक्टर कोसांबी को एक गणितज्ञ के रूप में शायद इतनी प्रसिद्धि ना मिली हो जितनी के इतिहास में मिली। दो इनकी किताबें जो हैं बहुत ही फेमस हैं, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, और दूसरी है द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया, ए हिस्टोरिकल आउटलाइन।
डॉक्टर कोसांबी ने इतिहास को इस तरह से प्रस्तुत किया है कि इतिहास जो है वो उत्पादन के साधनों और संबंधों में कालक्रम के अनुसार निरंतर विकास की प्रस्तुति है। वो प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए यूरोपियन जो तकनीक है उसमें उनका विश्वास नहीं था। कारण इसका ये है कि प्राचीन भारतीय इतिहास जो है उस के अध्ययन में सबसे बड़ी जो रुकावट बनती है वो है विश्वसनीय स्रोतों और कालक्रम का, क्रोनोलॉजी का अभाव। ना तो हमें रिलायबल सोर्सेज प्रॉपर रूप से मिलते हैं और ना ही हमें क्रोनोलॉजी जो है वो प्रॉपर तरीके से मिलती है, और इसीलिए उन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए आर्कियोलॉजिकल और एपिग्राफिक सोर्सेज का खुलकर इस्तेमाल किया। कोसांबी इस दिशा में मल्टी डिसिप्लिनरी मेथड्स जो हैं उन्हें अपनाने की वकालत करते हैं। वो क्योंकि मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित हैं तो उन्होंने एक नई विचारधारा जो है उसे उन्होंने पेश किया, क्योंकि वर्ग संघर्ष की बात मार्क्सवाद में की जाती है। वो कहते हैं प्राचीन काल में भारत में भी सामंतवाद था, लेकिन वो दासता उस जमाने में थी, सर्वडम था, इसे नहीं मानते। कोसांबी ने दो तरह के फ्यूडलिज्म की बात की है प्राचीन भारत में। एक कहते हैं कि ऊपर से सामंतवाद और एक नीचे से सामंतवाद। फ्यूडलिज्म फ्रॉम अबव, यानी कि ऊपर से सामंतवाद से भाव है कि जब शक्तिशाली शासक अपने अधीन शासकों से भेंट स्वरूप कर वसूल करता था और उन्हें अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में अपनी इच्छा अनुसार राज्य करने की आज्ञा देता था, तो इसे फ्यूडलिज्म फ्रॉम अबव कहा जाता है। और डॉक्टर कोसांबी का ये मानना है कि ये अधीन शासक जो थे ये उतना ही समय राज्य कर सकते थे अपने इलाके में जितनी देर तक वो अपने शासक को नियमित रूप से टैक्स पे करते हैं, ट्रिब्यूट्स पे करते रहते हैं। ये अधीन शासक जो थे ये कबीलाई मुखिया भी हो सकते थे, परंतु जब गांव के अंदर राज्य और किसान के दरमियान भूपतियों का वर्ग विकसित होता था, इन्हें सरकार के द्वारा जो लोकल सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं उस गांव के, उनके ऊपर शक्ति प्रदान की जाती थी। ये जो बिचौलिए होते थे, इन्हें, ये भूपति जो होते थे, जिम्मेदार जो होते थे, जब इन्हें स्थानीय लोगों के ऊपर शक्ति प्रदान की जाती थी तो यह वर्ग जो है अपने अधीन जो बिचौलिए थे उनकी नियुक्ति करते थे, जो स्थानीय लोगों से लगान वसूल करते थे। तो यह वर्ग जो है ये जरूरत पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता भी प्रदान करता था, इसलिए राज्य के साथ अपने प्रत्यक्ष संबंधों का दावा भी करता था। तो दो तरह के हम सामंत देखते हैं, जैसे कि कोसांबी ने बताया है। तो डॉक्टर कोसांबी ने नए एविडेंसेस जो हैं वो तो एक नई परंपरा जो है उसे तो शुरू किया है, लेकिन समय के साथ साथ और ज्यादा सोर्सेज जो है ये उपलब्ध होते चले गए। इनके ऊपर भी लोगों ने अपनी रिसर्च जो है वो शुरू की, और डॉक्टर कोसांबी ने जो थ्योरीज अपनी पेश की थी इन्हें एक चुनौती
दी जाने लगी। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि डॉक्टर कोसाम्बी ने आने वाले जो फ्यूचर जनरेशंस हिस्टोरियंस की थी उनके लिए एक फाउंडेशन ग्राउंड जो है, एक नींव जो है वो तैयार कर दी। दूसरे प्रमुख इतिहासकार इस परंपरा के जो हुए वो हैं डॉक्टर आर एस शर्मा या डॉक्टर रामशरण शर्मा। डॉक्टर रामशरण शर्मा ने बहुत सी किताबों की रचना की। उनका पहली रचना जो है वो है शूद्रास इन एंशिएंट इंडिया। इसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्राचीन भारत के विकास में शूद्रों का कौशल और वैश्य जाति द्वारा अर्जित लाभ जो है उसने प्रमुख भूमिका अपनाई। लेकिन इसमें इन्होंने बताया है कि वैदिक काल और गुप्त काल के दरमियान जो अलग अलग समय आए, इसमें शूद्रों की स्थिति क्या थी और उच्च जातियों के साथ उन्हें अपने सामाजिक आर्थिक संबंध स्थापित करने में किस तरह की मुश्किलें जो हैं उनका सामना करना पड़ता था। दूसरा है भारतीय सामंतवाद या इंडियन फ्यूडलिज्म। और इंडियन फ्यूडलिज्म जो है इसका स्वरूप जानने के लिए उन्होंने भूमि लगान प्रबंध और भूमि से संबंधित बहुत से पहलुओं को समझने की कोशिश की है। उन्होंने सामंतवाद को महज एक राजनीतिक सत्ता के मापदंड से ही उसकी डेफिनेशन नहीं दी, उसे परिभाषित नहीं किए, बल्कि वो मानते हैं कि भारतीय समाज के विकास में निश्चित चिन्ह के रूप में ये सामंतवादी संस्था जो थी ये विकसित हुई। अर्बन डिके इन इंडिया में उन्होंने 300 ईस्वी के बाद उन कारणों का अध्ययन किया है जो कि शहरीकरण के पतन के लिए जिम्मेवार रहे, क्योंकि मटेरियल कल्चर एंड सोशल फॉर्मेशन इन एंशिएंट इंडिया उनकी एक और बहुत ही महत्वपूर्ण उनकी रचना। इसमें उन्होंने प्राचीन भारत में सामाजिक वर्गीकरण जो है इसे किस तरह से प्रभावित किया गया उन्होंने उदाहरण देकर इसे स्पष्ट किया है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के लिए भी कौन से कारण जिम्मेवार रहे इसकी बात की है। डॉक्टर ओमिला थापर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राचीन भारतीय इतिहास के मार्क्सवादी विचारकों में इनका भी नाम जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अशोका एंड द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यास उनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना, अशोक की बायोग्राफी। लेकिन इसमें उन्होंने ये बताया है कि धम्म जो है वो मौर्य शासक की राजनीतिक और सामाजिक जरूरत थी, ना कि उसकी कोई नैतिक जिम्मेवारी। वो कोई एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी से उन्होंने इस धम्म की स्थापना नहीं की। और अगर इसका पतन है तो उसके लिए उन्होंने अशोक के धम्म को या अशोक की जो अहिंसात्मक नीति है, युद्ध त्याग करने की नीति है, इसे वो इम्पोर्टेंट नहीं मानते। उनका मानना है कि लोगों में राष्ट्रीय जागृति का अभाव था और यही वजह इसके पतन का कारण बनी। उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया लिखा है कि अगर लोगों में राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय जागृति होती तो शायद अशोक के बाद भी इसका पतन जो है, इस साम्राज्य का पतन ना होता। हिस्ट्री ऑफ इंडिया वॉल्यूम 1 पेंगुइन सीरीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी ये रचना है, जो कि जिसमें इन्होंने एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड और लोगों के ग्रामीण और शहरी जीवन के ऊपर जोर दिया है।
इन्होंने ज्यादा राजनीतिक घटनाओं की बात नहीं की, बल्कि इन्होंने राजनीति में इन समाज, आर्थिक, धार्मिक, साहित्यिक और जो कल्चरल एस्पेक्ट हैं इनके ऊपर जोर दिया है। एंशिएंट इंडियन सोशल हिस्ट्री, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्राचीन काल से लेकर 1000 ईस्वी तक ये प्राचीन भारत के सामाजिक इतिहास का अध्ययन है। उन्होंने एक नए परिवेश में प्राचीन भारत के सामाजिक इतिहास के अध्ययन पर जोर दिया है। फ्रॉम लीनियज टू स्टेट। अब ये इनकी रचना जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट इसकी किस आधार पर है कि इन्होंने 1000 ईस्वी तक मध्य गंगा घाटी जो है उसमें राज्यों की स्थापना के प्रोसेसेस जो हैं, यह कह लें कि प्रक्रिया जो है उसका मूल्यांकन किया है। इंटरप्रेटिंग अर्ली इंडिया। अब ये जो इनकी रचना है इसका विशेष महत्व है, क्योंकि हम आगे भी देखेंगे कि मार्क्सवादी विचारधारा में हम इंटरप्रिटेशन के ऊपर 2 इंपॉर्टेंट किताबों की बात करेंगे। एक है डॉक्टर उर्मिला थापर और दूसरा आगे हम बात करेंगे डॉक्टर इरफान हबीब की रचना जो है, उन्होंने भी इसके ऊपर कुछ इसी तरह से लिखा है। अब डॉक्टर उर्मिला थापर ने प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित 2 प्रमुख विचारधाराएं जो प्रचलित हुई, एक थी आर्यों का सिद्धांत कि आर्य कौन थे, कहां से आए, और दूसरा है कि एब्सोल्यूटिज्म या निरंकुशता की विचारधारा। उन्होंने पश्चिमी विद्वानों की धारणाओं की आलोचना की और उन्होंने धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र को अपना आधार बनाकर स्पष्ट किया कि प्राचीन काल में भी भूमि के सेल परचेज, विरासत और वसीयत संबंधी बहुत से नियम प्रचलित थे। और ये चीज जो है हम देखते हैं कि उन्होंने एक नई विचारधारा जो है इसे उन्होंने अपनाया। डॉक्टर इरफान हबीब मध्यकालीन इतिहास के एक महान मार्क्सवादी इतिहासकार, इनकी भी बहुत सी किताबें हैं। इंटरप्रेटिंग इंडियन हिस्ट्री, जिसमें इन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि इतिहासकार जो है उसे ऐतिहासिक स्रोतों का महज उल्लेख करना ही काफी नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक घटनाओं को उन स्रोतों के मद्देनजर उनकी व्याख्या भी करनी चाहिए। दूसरा, एग्रेरियन सिस्टम ऑफ द मुगल्स। अब इसमें मध्यकालीन भारत में के जो सामाजिक वर्गीकरण है, इससे संबंधित कौन कौन से मतभेद हैं, इन्हें उन्होंने उनका मूल्यांकन किया है। और उन्होंने कहा है कि राज्य, जमींदार और किसान आपस में इनका जो संघर्ष है उसका मूल कारण क्या है कि लगान से संबंधित दर जो है उसमें वृद्धि, उसमें बढ़ोतरी। एन एटलस ऑफ द मुगल एम्पायर बहुत ही बढ़िया इनकी रचना है, जिसमें सिर्फ इन्होंने मुगल काल से संबंधित मानचित्र ही नहीं दिए, बल्कि उन्होंने बहुत ही बढ़िया ढंग से इनकी व्याख्या करते हुए मूल्यांकन भी किया है, जिन जिन घटनाओं का भी उन्होंने उल्लेख किया। आगे, कास्ट एंड मनी इन इंडियन हिस्ट्री। इसमें उनका
मानना है, उन्होंने इसे साबित भी किया है कि मध्यकाल में जाति पर आधारित डिवीजन ऑफ लेबर से अगर फायदा मिला तो वो कुलीनों को और जमींदारों को ही मिला। आगे उन्होंने प्रॉब्लम्स ऑफ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में मूल्यांकन किया है मार्क्सवादी इतिहास लेखन का। द कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये इन्होंने एडिट की है रचना जो है, जिसमें साधारण जनता खास तौर से किसानों को ध्यान में रखकर मध्यकालीन कृषि व्यवस्था की व्याख्या की गई है। इसके अलावा डॉक्टर इरफान हबीब दो और सीरीज के संपादक हैं, एडिटर हैं। एक तो है दी पीपल्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया, लगभग 35 वॉल्यूम्स में इसकी रचना की जानी है, जिसमें शायद 14-15 वॉल्यूम्स जो हैं इसके तैयार भी हो चुके हैं। और दूसरा हिंदी में मध्यकालीन भारत, एक इस श्रृंखला के भी ये एडिटर हैं, जिसमें बहुत से इतिहासकार जो हैं वो अपनी रचनाएं जो हैं वो इसमें उन्हें शामिल किया गया है। डॉक्टर बिपिन चंद्र आधुनिक भारत के महान मार्क्सवादी इतिहासकार, खास तौर से नेशनल मूवमेंट और गांधी युग के बारे में इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इसमें बहुत से आर्टिकल्स हैं अलग अलग लेखकों के, जिन्हें एडिट किया गया है डॉक्टर बिपिन चंद्र के द्वारा। और इनकी प्रमुख किताबों में, रचनाओं में द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म, जिसमें हमारे फ्रीडम मूवमेंट, स्वतंत्रता आंदोलन में जो आर्थिक राष्ट्रीयता का पहलू है, इसे इन्होंने इसके विवेचना की है। दूसरा है नेशनलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म इन इंडिया। इसमें इन्होंने भारत में पूंजीवाद और पूंजीवादी वर्ग के स्वरूप के ऊपर टिप्पणी की है। कम्युनलिज्म इन मॉडर्न इंडिया, बहुत से ऐसे जो डॉक्टर बिपिन चंद्र ने अलग अलग समयों पर अलग अलग जगहों पर कम्युनलिज्म के ऊपर पढ़े, उन्हें संकलित किया गया है। और इसका मूल पहलू ये है कि इन्होंने इस बात को माना है मार्क्सवादी परंपरा के अंतर्गत कि कॉलोनियलिज्म जो है, उपनिवेशवाद जो है, यही भारत में सांप्रदायिकता के विकास के लिए जिम्मेवार रहा। और उन्होंने इस तथ्य को भी पेश किया है, कहते हैं कि सांप्रदायिकता जो है वो दरअसल राजनीति में निजी पद प्राप्त करने के लिए अलग अलग संप्रदायों से संबंधित लोग जो हैं, उनका नेता जो है, उनका आपस में संघर्ष था। फ्रीडम स्ट्रगल एक ब्रीफ में इन्होंने छोटी सी एक रचना है, और इसमें भी इन्होंने एनालिसिस किया है पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स का। लेकिन आर्थिक एनवायरनमेंट देश में किस तरह से चल रहा था, डॉक्टर वरुण डे और डॉक्टर मेल त्रिपाठी इनके दूसरे को ऑथर हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट की सीरीज है ये। इसके अलावा हम कुछ और मार्क्सवादी इतिहासकार जो हैं उनके बारे में देखते हैं। डॉक्टर आर.पी. दत्त, इनकी रचना इंडिया टुडे। ए.आर. देसाई, बहुत ही प्रसिद्ध इनकी रचना। मूल रूप से डॉक्टर ए.आर. देसाई सोशियोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म की रचना की, जिसमें इन्होंने
समाजशास्त्र के सभी पहलू जो हैं उन्हें अडॉप्ट किया। EMS नंबूदरीपाद, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना। अब हम कंक्लूड करेंगे मार्क्सवादी इतिहासकारों का एक तरह से एनालिसिस जो है ये हम करते हैं कि मार्क्सवादी परंपरा जो है इसने सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि इसका दायरा जो है इसे काफी ज्यादा बढ़ाया है, क्योंकि नई परंपरा जो है इसने वंश प्रणाली या राजनीतिक इतिहास की जगह आर्थिक सामाजिक पहलुओं का अध्ययन शुरू किया। शुरू में ही हमने बात की है, और समय के साथ साथ व्यक्तिगत सफलताएं या असफलताएं भूमिगत होने लगी हैं और इनके साथ ही इनका मूल्यांकन भी सामने आने लगा है। मार्क्सवादी लेखकों ने इतिहास के पुनर्निर्माण में मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच को अपनाया है और इन्होंने अलग अलग विषयों के विशेषज्ञों के द्वारा जो भी सामग्री प्रदान की गई है इतिहास के निर्माण में उसका प्रयोग करना शुरू किया है। और जैसे कि पहले बताया है कि इन्होंने सिर्फ साहित्यिक जो सोर्सेस हैं उन तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि इन्होंने आर्कोलॉजिकल और एपिग्राफिक साधनों को भी साथ साथ अपनाना शुरू किया है, जैसे कि सिक्के हैं, शिलालेख हैं, इस तरह के पुरातात्विक स्रोत जो हैं उन्हें उनकी भरपूर यूजेज जो है इन इतिहासकारों के द्वारा की गई है। कारण इसका ये है, माना जाता है कि साहित्यिक स्रोत तो फिर भी कहीं कहीं बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को कह सकते हैं, लेकिन ये चीज जो है वो आर्कोलॉजिकल, ये पुरातात्विक या जो एपिग्राफिक सोर्सेज हैं उसमें संभव नहीं है। पेंटेड ग्रे वेयर और नॉर्दर्न ब्लैक पेंटेड वेयर जो कि आर्कियोलॉजी के ही मूल साधन है, उनका इन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास की रचना में बहुत इस्तेमाल किया। और मार्क्सवादी लेखक जो हैं इन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास पर जो कॉलोनियल राइटर्स हैं, जो औपनिवेशिक इतिहासकार हैं, उनके सिद्धांतों को, उनकी बातों को इन्होंने खुलकर चुनौती दी है और इसकी जगह इन्होंने भारतीय इतिहास के जितने भी महान सफलताएं हैं उनकी प्रशंसा करते हुए इनका गुणगान भी किया है। अब सबसे बड़ी चीज जो है इन इतिहासकारों की हम देखते हैं वो है फ्रीडम ऑफ थॉट, उसके ऊपर जोर देते हैं। और यही कारण है कि ये अगर व्याख्या के ऊपर ज्यादा से ज्यादा जोर देते हैं तो इनके विचार जो हैं आपस में ही एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाते। कई बार एक इतिहासकार एक ही घटना को एक तरीके से उसकी व्याख्या करता है और दूसरा विचारक जो है वो दूसरे तरीके से करता है, लेकिन कहेंगे हम यही कि ये मार्क्सवादी विचारक हैं। और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने इतिहास का दायरा जो है उसे काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। डॉक्टर इरफान हबीब, वो उनकी एक स्टेटमेंट है जो आखिर में मैं लेना चाहूंगा। वो लिखते हैं कि मार्क्सवादी इतिहासकारों ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए इतिहास में सांप्रदायिकता और अंधराष्ट्रीय विचारों का विरोध किया है। यही कारण है कि प्रोफेशनल विद्वान जो हैं और उदार इतिहासकार जो हैं वो अक्सर
एक ही स्थान पर होते हैं। कहने का मतलब है कि इनके जो प्रोफेशनल राइटर्स हैं, प्रोफेशनल स्कॉलर्स हैं वो, और जो लिबरल हिस्टोरियंस हैं जो कि कोई बायस्ड तरीके से नहीं लिखते, उनके विचार जो है वो अनबायस्ड रहते हैं, तो ये एक ही जगह पर इकट्ठे मिलेंगे। इनमें कोई भी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर कोई भेदभाव जो है वो देखने में नहीं मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो है, ये लेक्चर जो है, ये पसंद आया होगा। तो आप ज़रूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए, और बेल का आइकन जो है उसे भी प्रेस करिए। थैंक यू।